नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी। तो जितने भी ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को गुड इवनिंग हुई। ठीक है, थोड़ा सा मेरी रिफ्लेक्शन आ रहा होगा पीछे, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो। देखो, अगर मैं आपको छोटी सी दो बात बताता हूँ। सबसे पहले तो मेन मोस्टली ये है, ये जो वीडियो है ये हिस्ट्री की वीडियो है और ये क्लास 12th जो है ह्यूमैनिटी की, उनके लिए है। अब इसमें भी दो तरह के बच्चे इन्वॉल्व हैं। एक तो वो बच्चे जो बहुत ही कम टाइम में अपने चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो, और दूसरे वो बच्चे जो एज अ यूपीएससी इंस्पायरेंट के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। यानी कि भाई ह्यूमैनिटी दो ही तरह के बच्चे लेते हैं, या तो वो बच्चे जो पासिंग होना चाहते हो या केवल केवल परसेंटेज के लिए आप पढ़ रहे हो, और दूसरे वो बच्चे जो यूपीएससी को कहीं ना कहीं अपना टारगेट मान कर पढ़ रहे हो उनके लिए। तो जो बच्चे यूपीएससी की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक है। ठीक है, ऐसा हालांकि यहाँ से आपके नंबर वगैरह ठीक आ जाएंगे, लेकिन आपको तो नॉलेज गेन करनी है ना भाई। और नॉलेज के लिए आपको जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि लेंथी वीडियो होना चाहिए। लेंथी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो। ये तो शॉर्टकट वीडियो है, तो मैं आपको इसकी बिल्कुल सलाह नहीं देने का कि आप लोग अगर यूपीएससी की हिसाब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे शॉर्टकट वीडियो को ना देखें। बाकी अपने चैप्टर को एक कम टाइम में अपने चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ चैप्टर का नाम है, चैप्टर सेकंड है, थीम फर्स्ट चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। किंग्स का मतलब राजा, फार्मर्स का मतलब किसान, और टाउन्स का मतलब शहर या नगर। ठीक है, और ये बात है सेंचुरी 600 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और 600 सी तक, यानी कि ये जो टाइम है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका क्या लॉजिक है सर? बीसीई और सी में क्या फर्क है भाई साहब? बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा और सी को बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, यानी कि इसको ईसा पूर्व बोलते हैं और इसको ईसवी बोलते हैं। ध्यान रखना ये, यानी कि इसको ईसा बोलते हैं, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई थी उसके बाद में लगभग 1500 सालों के बाद में भारत में कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी गई, जैसे कि साउथ इंडिया में करता था। तो साउथ इंडिया में अंतिम संस्कार जो व्यक्ति होते थे, आदमी का अंतिम संस्कार करने के नए नए तरीके देखने को मिलने लगे थे। किसी का जो है, किसी को अग्नि के हवाले कर दिया, तो किसी को जमीन के अंदर दफना दिया, और जब दफनावत थी तो उसके साथ में कुछ उसकी जरूरत का सामान भी दफनाते थे, लोहे वगैरह का। ठीक है, यानी कि मेटल्स की चीजों को भी दफनाते थे उस टाइम पे। तो यानी कि नई नई चीजें आने लगी थी सुनने में कि हाँ वहाँ ऐसा सुनाई हुआ, वहाँ ऐसा करते हैं, वहाँ ऐसा करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रथाएं चलने लगी थी। उसके बाद में यहाँ पे ये भी देखा गया था कि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो इंडस सिविलाइजेशन थी, वहाँ के जो आदमी थे, यानी कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी का आसपास का जो क्षेत्र था, उन लोगों ने वेदों की रचनाएं करनी शुरू कर दी थी। यानी कुछ लोग आर्यंस वगैरह भी सुनने में आ गए थे उस टाइम पे। और उसके बाद में जो देखा गया, उसके बाद में ये महसूस किया गया कि उस टाइम के बाद, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लगभग 1500 सालों के बाद में भारत में कुछ साम्राज्य, कुछ राजा महाराजाओं के जिक्र सामने आए कि इस, यानी कि हड़प्पा के 1500 साल बाद में कुछ राजा महाराजा और उनके रजवाड़े हुआ करते थे। तो उसी से संबंधित है ये चैप्टर। और उसी से संबंधित का मतलब, यानी कि उस टाइम पे हमारे देश में, यानी कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे राजा भी हुए और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हुए। ठीक है, ये इन सभी के बारे में इस चैप्टर में इसका ओवरव्यू है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है आपकी प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। प्रिंसेप की अगर बात करें, प्रिंसेप की अगर बात करें और प्रियदर्शी, प्रिंसेप का मतलब किसका है? ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। इस चैप्टर में अशोका के बारे में जिक्र है, द ग्रेट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य का तो ये चैप्टर ही है एक तरह से। तो यहाँ पे ये कहा कि प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी की अगर बात करें तो जो अशोक था, द ग्रेट अशोका, अशोक महान जो हुआ था, अशोक महान को ही प्रियदर्शी कहा गया था। ये ध्यान रखना, अशोक महान को ही प्रियदर्शी कहा गया। और अशोक महान को प्रियदर्शी कहाँ कहा गया? तो कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कुछ अभिलेख मिलते हैं। सर अभिलेख क्या होते हैं? आपने देखा होगा पुराने टाइम पे कुछ पत्थर वगैरह जमीन में गड़वा दिए जाते थे, उन पे कुछ मैसेज लिखवा दिया जाता था, यानी कि उक्ति वगैरह, सेंटेंसेस वगैरह ऐसे, तो उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। हालांकि अशोक के काफी सारे इंस्क्रिप्शन भारत में है। ठीक है, ये इनका हम चैप्टर में डीपली एक्सप्लेन करेंगे अंदर। तो यहाँ पे देखो प्रिंसेप, प्रिंसेप वो सबसे पहला आदमी था, जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। यानी कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख थे, यानी कि इंस्क्रिप्शन थी, उनको पढ़ाया गया था। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो अशोक की शिलालेख थे, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के आदमी ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। और प्रियदर्शी नाम अशोका की गई है, और प्रियदर्शी नाम अशोक का ही नाम है, द ग्रेट अशोका का नाम है प्रियदर्शी। सर कहाँ है? तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर है, यानी कि जो बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो बुद्धि ग्रंथ होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, उनके अंदर अशोक का नाम प्रियदर्शी देखने को मिला। उसके बाद में सेकंडली अगर बात करें, द अर्लियर स्टेट, यानी कि प्राचीन काल के जो स्टेट थे, यानी कि प्रारंभिक राज्य जो हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने बताया कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। सर महाजनपद का मतलब क्या है? महाजनपद का मतलब होता है, आज के टाइम पे हम स्टेट कहते हैं, आज के टाइम पे तो हम राज्य को स्टेट कहेंगे, लेकिन स्टेट से भी काफी बड़ा एरिया होता है।
इसका महाजनपद का। तो पुराने प्राचीन टाइम में हम स्टेट भी नहीं कहते थे और हम प्रोविंस भी नहीं कहते, इनको हम महाजनपद ही कहा करते थे क्योंकि महाजनपद का एरिया काफी बड़ा एरिया होता था। तो उस टाइम पे द ग्रेट अशोका के टाइम पे 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। 16 महाजनपद थे, इनमें से कुछ महाजनपद तो ऐसे थे जो कम फेमस थे और कुछ महाजनपद ऐसे थे जो ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। तो सर वे कौन से थे जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी? तो आपने सुना होगा वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद और गंधार महाजनपद और अवंती महाजनपद। तो ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 महाजनपद उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या थे, ये रेटिंग लिस्ट में थे। रेटिंग लिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा फेमस महाजनपद हुआ करते थे ये। उसके बाद में यहाँ पर देखो इस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे मगध महाजनपद के बारे में। सबसे बड़ा महाजनपद मगध ही हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध हुआ करता था और इसी मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगीर हुआ करती थी। यहाँ पे लिखा है राजगीर, ठीक है। राजगीर का जो पुराना नाम था, इसका नाम था राजगृह, ठीक है, राजगृह इसका नाम था। बाद में इसका नाम चेंज कर गया था, राजगिरी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मगध की कैपिटल बनाई गई थी। उसके बाद जो मगध है, मगध की कैपिटल बनाई गई थी क्या, मगध की राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र उदयन नाम का एक राजा हुआ करता था, उस उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था और पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। आप जानते हो बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका मतलब मगध महाजनपद का ज्यादा से ज्यादा एरिया बिहार को कवर करता था, ठीक। और ये इतना इंपोर्टेंट एरिया था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एरिया था। सर इंपोर्टेंट कैसे था, तो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट अमोंगेस्ट द 16 महाजनपद मगध, यानी कि इन 16 में सबसे बड़ा और सबसे पहले नंबर का जो महाजनपद था वो मगध हुआ करता था, जो कि काफी इंपोर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। एरिया इंपोर्टेंट ऑफ आर्मी, जो सेना होती थी, सेना के लिए काफी इंपोर्टेंट था मगध महाजनपद। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़िया था, इसके आसपास का जो रीजन था उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी बढ़िया थी। उसके बाद रिच इन रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज की भी बहुत ज्यादा प्रधानता थी क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे। आयरन था यहाँ पे और कोयला वगैरह, कोयला आयरन, ठीक है, और ये जो जस्ता जिंक, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर थी, यानी कि रिच ऑफ रिसोर्सेज था। आप जानते हो वो बिहार, पहले एक बात ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ज्योग्राफी है वो ध्यान दे क्योंकि बिहार की बात है और बिहार से अलग होकर ही झारखंड बना था और झारखंड आज के टाइम पर सबसे रिच स्टेट है। रिच स्टेट अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज के बिहार पे सबसे ज्यादा अमीर राज्य है झारखंड, क्योंकि झारखंड में सारे मिनरल निकलते हैं, महंगे मिनरल निकलते हैं। तो पहले झारखंड बिहार में आता था और प्राचीन टाइम में बिहार कंप्लीट था। इसका मतलब बिहार जो था वो रिसोर्सेज की वजह से काफी धनी राज्य था। आज के टाइम पे बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों है सर? बिहार की हालत इसीलिए खराब है क्योंकि बिहार के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। इको पढ़ा करो, ठीक है, इको पढ़ा करो। उसके बाद मैंने कहा एग्रीकल्चर में काफी बढ़िया एरिया था, प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, प्रोडक्शन भी बढ़िया था, रिच इन रिसोर्सेज भी काफी मात्रा में थी। और जो मगध का क्षेत्र है, मगध का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा फेमस था एनिमल्स के लिए। एनिमल्स यानी कि एलिफेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। और एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट का मतलब हाथियों के लिए। और आपने सुना होगा प्राचीन टाइम में युद्ध में हाथियों का यूज किया जाता, हाथी, ठीक है, एलिफेंट्स का। तो एलिफेंट्स वाला एरिया था, यहाँ ज्यादा से ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते थे। उसके बाद में यहाँ लिखा गंगा और गंडक। यहाँ पे जो आपका मगध महाजनपद है यानी कि जो राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, जो पटना है, पटना में आज भी 3 नदियों का संगम है, ठीक है। गंगा नदी में गंडक नदी आकर मिलती है और गंडक में सोन नदी आकर मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी भी पढ़ा करो। तो उसके बारे में मैंने कहा कि गंगा और गंडक रिवर का जो ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है गंडक, और यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है वाटर वेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि इजी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है गंगा और गंडक, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस पार्ट फर्स्ट में इतना ही कवर करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर की आपकी 2 हेडिंग है, प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। प्रिंसेप वो आदमी था जिसने अशोक के इंस्क्रिप्शन सबसे फर्स्ट टाइम पढ़े थे। प्रियदर्शी अशोक का पुराना नाम है प्रियदर्शी, और प्रियदर्शी का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनके अंदर मिलता है अशोक का नाम प्रियदर्शी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था अर्लियर स्टेट, प्राचीन काल में जो स्टेट थे यानी प्रारंभिक जो राज्य हुआ करते थे 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में मगध महाजनपद सबसे बड़ा हुआ करता था। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी और राजगृह का नया नाम आया था राजगीर, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजगृह पुराना नाम था, राजगीर नया नाम था। और राजगीर राजधानी, राजगीर को बाद में फिर मगध की राजधानी बनाया था, इसका नाम चेंज हुआ पाटलिपुत्र, यानी कि राजगृह के बाद जो मगध की राजधानी बनाई गई थी वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। उदयन नाम का एक राजा था, इसके द्वारा ये बनाई गई थी उदयन, ठीक है, उदयन बिंबिसार, ये सुने होंगे मौर्य वंश में आपने। उसके बाद में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। तो बस इतना ही कवर करते हैं, बाकी मिलते हैं कल, और कल इसका नेक्स्ट आपकी जो 2 हेडिंग है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके।